नमस्कार। विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों पर अध्ययन एवं विवेचना विषय पर जो वेबिनार आयोजित किया जाएगा उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ। मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश विद्रोही विमुक्त जनजातियों की विवेचना शीर्षक के अंतर्गत अपना एक रिसर्च पेपर प्रेषित कर रहा हूँ और 5 मिनट की एक समय सीमा का वीडियो जो अपलोड करना है वो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट में संक्षिप्त में विमुक्त जातियों पर मैं कुछ प्रकाश डालूँ। इसके पहले मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर वी.के. लोधी, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति आयोग भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्य कर चुका हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी के अलावा मेरे पास एक एडिशनल चार्ज था डायरेक्टर रिसर्च का। सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्तमान समय में मैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का सीनियर फेलो और डिनोटिफाइड ट्राइब पर शोध कार्य कर रहा हूँ। मैं सारांश के रूप में कहना चाहता हूँ कि डिनोटिफाइड ट्राइब की जो पृष्ठभूमि शुरू हुई थी वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से हुई थी और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने लागू किया था। भारत हजारों वर्षों से एक विविधतामूलक देश रहा है जिसे औपनिवेशिक काल में विषमतामूलक भी बनाया गया। सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्य एवं व्यावसायिक विविधता के बल पर पूर्व औपनिवेशिक काल तक भारत विश्व का सबसे अधिक संपन्न देश था। जातियां पृथक सांस्कृतिक समूहों के अलावा अलग अलग उत्पाद एवं सेवा इकाइयाँ थीं। परस्पर उत्पाद विनिमय और क्रय विक्रय के कारण घनिष्ठ सामाजिक एकता इस समाज में थी। अंग्रेजों ने जब उत्तर भारत में अपने पैर पसारना शुरू किए तो यहाँ के जल, जंगल और जमीन के वास्तविक मालिकों ने अपने अपने इलाकों में हथियारबंद विद्रोह किए थे। महाश्वेता देवी ने जैसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की पृष्ठभूमि में रोहिलखंड के विद्रोह का जिक्र किया है कि यहाँ पर रोहिलखंड विद्रोह 1770 में घटित हुआ था कंपनी सरकार के विरुद्ध, जिसमें स्थानीय किसान जातियाँ अंग्रेजों के मुकाबले टिक नहीं सकी। उसमें से बहुतों को विस्थापित होना पड़ा और घुमंतु बनना पड़ा और ज़्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ बागी हो गए, विद्रोही हो गए। इसके बाद बुंदेलखंड विद्रोह 1842 एक होता है जिसमें बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोधी, गौड़ और बुंदेलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष किया था। लगभग 3 साल 4 महीने तक ये युद्ध चला था। अंततः एक भीषण स्वतंत्रता संग्राम 1857 भी उत्तर प्रदेश में ही घटित हुआ। विविधता में एकता भारत की जो विशेषता थी, इस एकता को तोड़े बिना अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते थे, ये वो समझ चुके थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत आर्थिक रूप से ही निर्धन नहीं हुआ वरन इसके समक्ष सांस्कृतिक दरिद्रता का भी संकट पैदा हुआ। 1930 के दशक तक ब्रिटिश भारत की लगभग 192 विद्रोही जातियों को जन्मजात क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था और 429 जातियां सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्य मानी जाने लगी थी। ये सब हुआ था गरीबी और निर्धनता के कारण। 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट समाप्त कर दिया था। तब से समस्त क्रिमिनल ट्राइब्स को विमुक्त जनजाति कहा जाने लगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने विमुक्त जनजातियों के विकास के लिए अनेक उपाय किए, किंतु उत्तर प्रदेश में इनके विकास कल्याण की बात तो अभी बहुत दूर है। अभी यहाँ रहने वाली विमुक्त जनजातियाँ सरकारी उदासीनता के कारण अपनी विमुक्त जनजाति पहचान के संकट से जूझ रही हैं। विमुक्त जनजातियों के बारे में राजनेता और अधिकारी सामान्यतः विमुक्त जनजातियों को घुमंतु जनजाति का पर्याय मान लेते हैं, जो कि गलत है। सभी विमुक्त जातियाँ घुमंतु नहीं हैं, ज़्यादातर उसमें सेटल्ड हैं, एक स्थान पर रहने वाली हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमारे जो शोधकर्ता हैं वो सामाजिक तथ्य के विपरीत विमुक्त जनजातियों के प्रति एक डाउन ट्रोडन का एक भाव रखती हैं, धारणा रखती हैं और उसी के तहत अपना शोध कार्य हेतु प्रकल्पना से तैयार करती हैं और आगे बढ़ती हैं, जिससे कई बार निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत आते हैं। ये स्वाभाविक ही है। परिचय के रूप में बताऊं
कि विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां भारत के सच्चे स्वतंत्र योद्धा और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, ऐसा हमारे कर्मवीर दादा दाते साहब अक्सर अपने उद्बोधन में कहते हैं। अंग्रेजों का शासन दुनिया के करीब 53 देशों में था, किंतु क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जैसा अमानवीय क्रूर कानून या अधिनियम केवल भारत में ही लागू किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 की पृष्ठभूमि में उस समय के लॉ एंड ऑर्डर के सदस्य टीवी स्टीफन का कहना था कि भारत में जातिगत व्यवसाय होते हैं, हर जातियों के अपने अपने व्यवसाय हैं, कुछ जातियों का व्यवसाय ही अपराध करना है, इसलिए क्रिमिनल ट्राइब ही उनकी असली जाति है, यही उनकी जाति है और इनका कोई समाधान भी नहीं है, ये इनका धर्म भी क्राइम है, अपराध करना है। इनका एक ही उपाय है कि जिस तरह से ठगों का निर्मूलन कर दिया गया और उनको एक तरह से उनका वध कर दिया गया या मृत्यु दंड दे दिया गया, यही एक रास्ता है भारत की क्रिमिनल ट्राइब को ख़त्म करने का, कि इनको एक विनष्ट कर दिया जाए। 1857 की क्रांति के बाद भारत की एकता को विखंडित करने की जो कोशिश उन्होंने की थी और इसमें वो सफल हुए थे, इस कारण से सबसे एक दुष्परिणाम ये भी रहा कि अंग्रेजों के डर से शेष भारतीय समाज ने अंग्रेजों द्वारा घोषित की गई क्रिमिनल ट्राइब से इतनी ज़्यादा सामाजिक दूरी बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग कायम कर ली कि इन समुदायों में से बहुतों को सामाजिक बहिष्करण के कारण अस्पृश्यता के कलंक से भी जूझना पड़ा, यानी वो अछूत बना दी गई। 429 जातियों को जो अछूत बनाया गया कि ब्रिटिश पीरियड में, प्राचीन शास्त्रों में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ये जातियां अछूत थीं। लेकिन भारत की विडंबना या दुर्भाग्य कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने और दूसरी विचारधारा के इतिहासकारों ने इस विसंगति का, इस विद्रूपता का, इस विपन्नता का सारा ठीकरा धर्मशास्त्रों पर फोड़ दिया है, बजाय इसकी पड़ताल करने के लिए कि कहीं क्या इसका उल्लेख वहाँ पर इन जातियों को का मिलता है कि अस्पृश्य थी या नहीं थी। मेरा कहना है कि ये प्राचीन शास्त्रों में अस्पृश्य कहीं भी घोषित नहीं की गई थी। ये बेसिकली सैन्य समुदाय थे, इसका बार बार उल्लेख मिलता, अनेकों बार मिलता है, और कोई भी सैन्य समुदाय अछूत नहीं हो सकता, एक गौरवमयी समुदाय होता है। लेकिन अंग्रेजों के शासन में इनको अस्पृश्यता का कलंक भी ढोना पड़ा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन कंपनी के हाथ से अपने हाथों में ले लिया था और उदारता का परिचय देते हुए समस्त विद्रोहियों को आम माफी दे दी थी। 1857 की भीषण क्रांति के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने मार्शल रेस की थ्योरी ईजाद की। वास्तव में उन्हें भारत के भावी विद्रोहों को कुचलने तथा एंग्लो अफगान तनाव के दृष्टिगत अपनी सेना में भर्ती के लिए लड़ाकू जातियों के सैनिकों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने भारत की समस्त जातियों को योद्धा यानी मार्शल और नॉन मार्शल जातियों के रूप में वर्गीकृत किया। मार्शल जातियों में घुमंतु जनजातियों को इसलिए शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि वो लड़ाकू जातियां थीं, क्योंकि भर्ती के लिए जो एक स्थायी ठौर ठिकाना और पता होना चाहिए था वो संस्कृत के अनुरूप घुमंतु थीं और उनका कोई एक स्थानीय निवास नहीं था। इसलिए उनको मार्शल रेस की थ्योरी में नहीं रखा गया, मार्शल लिस्ट में नहीं रखा गया। फिर मार्शल जातियों में भी ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने लॉयल और डिसलॉयल, वफादार और गैर वफादार जातियों की पहचान की। जो मार्शल जातियां ब्रिटिश राज के प्रति अभी भी विद्रोही तेवर रखती थी, उन्हें गैर वफादार मानते हुए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी ट्राइब घोषित कर दिया गया। यानी पहले उनको मार्शल जाति कहा गया, मार्शल रेस कहा गया, लेकिन विद्रोही होने के कारण बाद में उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। ऐसी मार्शल किंतु अविश्वसनीय जाति में उत्तर भारत की गुजर, लोधी, मल्लाह और पासी आदि जातियां थी, जबकि तमिलनाडु की मारवाड़ जाति थी और मारवाड़ के अलावा भी अन्य जातियां थीं, जिनकी एक नहीं हजारों सैनिक सुभाष चंद्र बोस की सेना में आज़ाद हिंद फौज में भर्ती थे। अब वे सभी की सभी क्रिमिनल ट्राइब कहलाती हैं,
कहने के लिए विमुख जातियां सरकारी रिकॉर्ड में, लेकिन समाज का जो नजरिया संपूर्ण भारत की विमुख जातियों के साथ अभी भी क्रिमिनल ट्राइब जैसा ही है। समानता इनको आक्रांता और अपराधी प्रकृति का आज भी माना जाता है। मैं अपने शोध पत्र में एक विस्तार से सारी बातें मैंने रख दी हैं। समय सीमा के अभाव के कारण मात्र एक 5 मिनट का जो समय दिया गया है वो समय सीमा में क्रॉस कर चुका हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपलोड करता हूँ। अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं, 5 मिनट की सीमा में रख सकते हैं। धन्यवाद।